नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार एक बार फिर से माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 2026 में जो त्रैमासिक एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को देखेंगे, साइंस के ऑब्जेक्टिव को। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन है आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं। टोटल जो इस बार पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में 70 क्वेश्चन है। 70 क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करते हैं तो जरूर है कि वार्षिक एग्जाम में इससे 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 तो कंफर्म है, ठीक है। तो देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो कोई भी दर्पण है उसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए क्या होता है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F, यही आप लोग पढ़े हैं। इसमें देखिए, या तो फोकस दूरी है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो कहाँ ऑप्शन है, देखिए, तो यहाँ F बराबर R/2 यानी आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा जैसा, ये क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, अपवर्तन का भी अगर पूछेगा कि अपवर्तन के कितने नियम है, तो उसके भी 2 नियम है। परावर्तन के तो आप लोग जानते हैं 2 नियम है। आगे देखिए, दो समांतर समांतर समतल दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है। तो अगर हम बात करेंगे, दो समांतर ऐसे समतल दर्पण रख दिए हैं, तो इस स्थिति में 0 डिग्री का कोण बनता है दोनों के बीच, ठीक है। तो हम लोग बताए हैं आपको कि थीटा बराबर, अगर प्रतिबिंब n बराबर बात करेंगे तो 360/थीटा, ये फॉर्मूला बताए थे। अगर सम निकल जाए आंसर में, रिजल्ट सम हो जाए तो उसमें माइनस 1 कर देना है। अगर विषम आ जाए तो आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं तो क्या होगा, n बराबर 360/थीटा, तो 360 और थीटा मेरा कितना डिग्री है, देखिए 0 डिग्री। तो जब 0 से किसी में भाग देंगे तो इनफिनाइट आ जाएगा ना, अनंत आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, अगर दो समतल दर्पण हो और दोनों समांतर रखे हुए तो उसका प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, अनंत, ठीक है। अगर ये 45 होता तो 3 से, अगर 90 होता, मान के चलिए 90 आता दोनों के बीच, तो क्या करते बताइए, थीटा बटे दो दर्पण ऐसे लंबवत रखा होता 90 डिग्री कोण पर, थीटा बटे 360 हो जाता। एन बराबर क्या होता बताइए, 360/थीटा। 360 थीटा कितना, अगर बोले 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री मान के चलिए दोनों के बीच रहता तो 9 चौक की 36, तो 4 हो जाता, तो 4 में 1 घटा देते, प्रतिबिंब कितना होता, 3। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या था, समांतर रखे हैं, तो समांतर जैसे ही रखेंगे तो बीच में कोण कितना डिग्री का बना, 0 डिग्री का। ये दोनों के बीच कोण बना ही नहीं, तो 0 डिग्री का जब बनेगा तो एन बराबर क्या बोले, 360/थीटा। तो 360 है तो 360 लिख दिए, थीटा कितना डिग्री बोले, 0 डिग्री। तो जब 0 से किसी भी नंबर में भाग देंगे तो इनफिनाइट यानी अनंत आ जाएगा। यानी दो समांतर समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, अनंत, याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमको बताया, ज्यामितीय दर्पण में अवतल का उपयोग होता है, ठीक है। अगर बोले हेडलाइट, हेडलाइट में भी अवतल, सर्च लाइट बोले उसमें भी अवतल। सिर्फ एक ही उपयोग आप लोग के बुक में दिया है, वो है साइड मिरर। साइड मिरर में उत्तल का उपयोग होता है, किसमें, साइड मिरर में, है ना। साइड मिरर में किसका उपयोग होता है, उत्तल का। बाकी हेडलाइट बोले, सर्च लाइट बोले, है ना, सौर भट्टी बोले, उसमें भी अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में भी क्या होता है, अवतल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। तो हम बताए थे कि समतल में जो होगा, समतल में होगा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक प्लस सीधा, कैसा होता है, काल्पनिक सीधा, और प्लस कैसा, बराबर। तो इसमें आंसर वास्तविक तो होगा ही नहीं, काल्पनिक आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि काल्पनिक सीधा और बराबर बनता है किसमें, समतल में। हम लोग देखे होंगे, आप लोग डेली ऐना देखते होंगे समतल में, तो कैसा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, और जितना सा आदमी का फिगर होता है उतना सा कहीं बनता है, काल्पनिक, सीधा और बराबर होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगला है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत, है ना। यह याद रखिएगा, ये हम बताई भी थी क्लास के टाइम में, कि समतल दर्पण, क्योंकि अगर बड़ा गोला का छोटा सा टुकड़ा लिया जाए तो वो समतल होता है। तो मान लेंगे कि उसकी त्रिज्या जो गोला का होगा वो अनंत, यानी कि जब त्रिज्या अनंत होगा तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत ही होगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। ये MBBI क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे है, प्रकाश के किरण के लिए समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। ये हम स्टार पॉइंट में लिखाए थे कि कोई समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण होगा तो वो उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। यानी आपतन कोण आई भी 0 डिग्री का होगा और परावर्तन कोण आर भी 0 डिग्री का होगा, क्योंकि जिस पथ पर जाएगा उसी पथ पर वापस लौट आएगा। तो आई भी 0 और आर भी 0। तो यहाँ बचा है परावर्तन कोण, है ना। तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का, 0 डिग्री। आपतन कोण भी बोलता तो वो भी 0 डिग्री होता। आगे है,
किसी समतल दर्पण में उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, तो ये हम बताए थे कि +1 होता है। कैसे, तो प्लस का अर्थ होता है कि, है ना, प्लस में बताए थे कि यानी वस्तु उसमें काल्पनिक बनता है प्रतिबिंब। तो ये अगर बात करेंगे, ये मुख्य अक्ष के ऊपर से ये वस्तु भी प्लस में होगा और प्रतिबिंब में प्लस होगा, प्लस बटे प्लस, आंसर रिजल्ट तो प्लस होगा। अब 1 कैसे हुआ, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का बनेगा, तो 5 और 5 कट के कितना होगा, 1, यानी +1 हो जाएगा। क्या होगा, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1। यहाँ प्लस का अर्थ होता है प्रतिबिंब काल्पनिक और कैसा है, सीधा है, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा है। और 1 का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या है, बराबर, दोनों कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो याद रखिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, आगे देखिए, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, तो आपको बताए थे कि जितना भी दूरी है दर्पण में वो सब कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से, ध्रुव यानी पीपोल, है ना, ध्रुव से मापेंगे। ये तो जानते हैं आप लोग। दर्पण के सूत्र निम्नलिखित में से क्या होता है, तो बताए थे 1/b + 1/u बराबर 1/f, यही दर्पण सूत्र है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, इसको उल्टा के खाली लिखा, देखिए 1/f बराबर 1/b + 1/u, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, है ना। इतना तो आप लोग को जानकारी है ही। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसी दर्पण द्वारा वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा और आभासी किसमें मिलता है, उत्तल में, किसमें, उत्तल में, याद रखिएगा। देखिए, अवतल में सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, लेकिन छोटा और आभासी नहीं बनता, इसमें आभासी और बड़ा बनता है। अवतल खत्म हो गया, समतल में आभासी और बराबर बनता है। एक ही है उत्तल दर्पण जिसमें कैसा बनता है, काल्पनिक और छोटा, हम बताए थे, इसलिए इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आंसर होगा उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस दर्पण से वस्तु का बड़ा और आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, बड़ा और आभासी, तो अवतल में होगा, क्योंकि इसमें आभासी मिलता है, आभासी में कैसा मिलता है बताइए, छोटा, आभासी में कैसा, छोटा, इसमें क्या मिलता है, आभासी में बराबर, है ना, काल्पनिक में कैसा, बराबर। ठीक है, ये समतल में बात कर रहे हैं। अवतल में क्या होता है, आभासी में बड़ा मिलता है, आभासी और बड़ा किसमें मिलेगा, अवतल में, याद रखिएगा। क्योंकि उत्तल में हम क्या बोले, आभासी में छोटा, समतल में आभासी में बराबर, और अवतल में सभी तरह का प्रतिबिंब मिलता है, यानी इसमें आभासी में बड़ा मिलता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो ये हम पहले ही बताया, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है, तो हम बताए थे लेंस के लिए जो m बराबर होता है वो v/u होता है, तो आंसर हो जाएगा v/u। और अगर दर्पण के लिए पूछे, दर्पण के लिए दर्पण के लिए अगर आवर्धन का m बराबर पूछे दर्पण के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है, -v/u, याद रखिएगा। दर्पण के लिए m बराबर -v/u, लेंस के लिए पूछे तो सिर्फ v/u। आगे देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगाया जाता है, उत्तल लेंस, हम बताए भी है। देखिए वीडियो जो हम जारी किया उसमें भी ये है, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, उत्तल। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ओ से अवतल, ओ से अपसारी, याद रखिएगा। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल को, अवतल को। तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। ये उत्तल होता तो उत्तल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी, उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखें। तो आंसर में पूछ रहा है अवतल लेंस, अपसारी किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो आपको बताए थे धनात्मक जहां भी हो जाए, है ना, जो भी दर्पण हो, लेंस हो, कुछ भी हो, धनात्मक बोले तो उत्तल, है ना। जैसे बोले पॉजिटिव, जैसे ही बोल दे पॉजिटिव तो आंसर मारना है उत्तल, और नेगेटिव जैसे ही बोल दे तो उत्तल होगा, उत्तल यहाँ। और नेगेटिव जैसे ही बोल दे उसमें क्या मारना है, अवतल। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोले, पॉजिटिव में उत्तल और नेगेटिव में अवतल, याद रखिएगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस। आगे है, किसी सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो हम बोले थे जब हम आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बता रहे थे उस समय बताए थे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त, तो पर्दे पर अगर हम प्राप्त करें तो वो कौन सा होगा, वास्तविक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि इसको हम किस पर उतार रहे हैं, पर्दे पर। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो हम बताए थे लेंस में फोकस भी 2, वक्रता केंद्र भी 2। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का असही मात्रक, तो आवर्धन मात्रक भिन्न होता है, क्योंकि हम पढ़े m बराबर, है ना, h'/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। मान के चलिए अगर प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का है
और वस्तु 4 सेंटीमीटर का है, तो ये कट के सेंटीमीटर सेंटीमीटर इसका मात्रक नहीं बचता है, सेम राशि का अनुपात है, इसलिए आवर्धन मात्रक भिन्न होता है। आवर्धन पूछ दे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, आवर्धन पूछ दे या आपका अपवर्तनांक पूछ दे, अपवर्तनांक पूछ दे, दोनों जो होता है वो कैसा होता है, मात्रक भिन्न होता है, इसका कोई आवर्धन और अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। हम बताए कि सभी माध्यम में एक जैसा नहीं होता, इसलिए तो अपवर्तन होता है। जैसे अगर बोले निर्वात में, निर्वात में अगर बात करें तो कितना होता है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर जल में बोले तो जल में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर कांच में बोल दें तो हम बताए थे कांच में होता है 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। तो सब माध्यम में अलग अलग दिख रहे हैं, जल निर्वात में अलग है, जल में अलग है, कांच में अलग है, तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, याद रखिएगा। निम्न में से किसी लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तुरंत ट्रिक बताए, उत्तल बोले तो धनात्मक, अवतल बोल दे तो ऋणात्मक। तो ऋणात्मक का मतलब है, नेगेटिव होने का मतलब है वो अवतल लेंस होगा। दर्पण में भी वही नियम लागू होता है, ठीक है। आगे देखिए, किसी लेंस में फोकसों की संख्या, भी तुरंत बोले, फोकस बोले या वक्रता केंद्र बोले, लेंस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस होता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। आपको बताए थे कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है, तो हम बताए थे आपके बुक में उदाहरण जो केमिस्ट्री में दिया है उसमें दहन भी ऑक्सीकरण है, पाचन भी ऑक्सीकरण है, ये है श्वसन है, लेकिन अवक्षेपण नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो अवक्षेपण होगा। ये है, ये है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, अवक्षेपण। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अवक्षेपण नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। बच्चों अगर आप लोग सही से आपको दिख रहा होगा तो समीकरण को देखिए, विस्थापन तो दूर गया, पहले ये बताइए, इसमें फेरस अधिक क्रियाशील वाला है, इसको कॉपर को हटा रहा है, तो ये आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सब अभिक्रिया को हम लोग पहचान लेते हैं। यहाँ टूट रहा है, एक बड़ा यौगिक टूट रहा है, तो ये क्या है, वियोजन, वियोजन या अपघटन। ठीक है, देखिए हम टोटल बता रहे हैं कि आप लोग को दिमाग में रहे। आगे देखिए, ये OH है यानी ये भस्म है, ठीक है, HCl है ये अम्ल है, ठीक है, और बनाया लवण और जल, ये बनाया लवण और प्लस जल, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगी आपको बताइए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है ना। और ये देखिए इसमें ये जुट रहा है, ये दो यौगिक आपस में जुट रहे हैं, ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया दिख रहा है सबको, ये जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसमें भस्म अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। इसमें कोई बड़ा यौगिक टूट रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया हो गया। इसमें अधिक क्रियाशील वाला लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है, वो बताए थे क्रियाशीलता श्रेणी में, इसको हटा रहे थे एकल विस्थापन, तो बोल रहे कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, विस्थापन है। ऐसे हम सबका डील कर दिए। आगे है, जिंक को लोहे से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जस्ते की परत जो चढ़ाता है उसको जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हम धातु धातु चैप्टर में आप लोग को बताए हुए हैं। देखिए क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा आता था, सफेद। हम बताए थे कि जब है ना सोडियम नाइट्रेट की अभिक्रिया, जब रिएक्शन बताए थे कि जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराई जाती है, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, रिएक्शन में हम बताए थे। तो ये सफेद होता है, सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, सफेद। ठीक है, याद रखिएगा। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, याद रखिएगा। अगर बोले धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बताइए, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है। और यही अगर अधातु के ऑक्साइड बोले तो याद रखिएगा अम्लीय, याद रखना है, धातु के ऑक्साइड कैसे है, क्षारीय, और धातु के ऑक्साइड कैसे अम्लीय, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद, दही जैसे सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में भी हम बताए थे। आगे देखिए क्या है, निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी में किया जाता है, तो हम बताए थे दो तरह का चूना होता है, एक कली चूना CaO, ये है कली चूना, ठीक है, और एक है भखरा चूना। तो ये भखरा चूना जल में मिला हुआ जो भखरा चूना होता है, इसका उपयोग दीवारों की पुट्टी करने में, तो इसको कहते हैं भोखरा का भखरा चूना, COH का होल्ट वाइज, तो इसका उपयोग दीवारों की पुट्टी करने में कहते हैं। अम्ल का pH मान होता है, तो बताए थे 7 से कम। अम्ल का देखिए यहाँ, अम्ल का बताए थे 7 से कम, ठीक है। क्षार का बताए थे
7 से अधिक, ठीक है। और एग्जैक्ट अगर 7 रहेगा तो बोले थे लवण का, लवण का जो है ना पीएच मान होता है वो 7 होता है। लवण का पीएच मान क्या होता है 7। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक कम, क्षार का 7 से अधिक, और लवण का पीएच मान जो होता है वो लगभग 7 के बराबर होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान तो 7 से कम। NaOH क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH है, देखिए क्षार हो जाएगा, हम बताए भी थे। अगला देखिए क्या है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाते हैं। लवण और जल बताए थे, अम्ल और भस्म जब अभिक्रिया करता है अम्ल और क्षार तो लवण बनाते हैं। आगे है, जस्ता को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जो आप लोग को बताए थे कि जस्ता Zn हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl, जब रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 और प्लस H2, तो कौन सा गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन। बताए थे कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक एक धातु है जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये प्रॉपर्टी में हम बताए थे, चाहे वो कोई भी धातु। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, उसको कहेंगे ऑक्सीकारक, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन पर हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है, 35 नंबर हम देख लेते हैं, इस पर हम डिबेट बाद में करेंगे, रुकिए एक मिनट। ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण में थोड़ा सा अंतर है। तो देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, ये तो आप जानते हैं, ये ऑक्सीकरण है ना। शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट है, तो इसका रंग कैसा होता है, नीला, है ना। बताए थे, इसको कहते थे नीला कशिश, नीला कशिश, है ना। CuSO4 इंटू इसमें होता था 5H2। और अगर गए फेरस सल्फेट FeSO4, इसका रंग कैसा होता है, हरा, याद रखिएगा इसको, हरा तोता बोले थे। तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है, याद रखिएगा। और यही बोलता फेरस सल्फेट का रंग हरा होगा, ठीक है। निम्न में कौन सा अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है, तो आपका होगा H2S। अवकारक का गुण कौन प्रदर्शित करता है, H2S। ये समीकरण में जो दिया हुआ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको बताए थे, देखिए इसमें ऑक्सीजन का कॉपर के साथ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग, ये कैसी अभिक्रिया को दर्शाता था, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। निम्न में कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो अगर बात करेंगे इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो आपको दिख रहा होगा कि पहला नंबर में ही, देखिए पहला नंबर में देखिए क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी ऑक्सीजन नेगेटिव में जा रहा है, तो ये हो गया अवकरण, अवकरण अभिक्रिया। और देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना ये हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। इसमें अवकरण भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। उदाहरण में भी यही दिए थे हम। और ये देखिए, ये भस्म है, ये अम्ल है, अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे थे, उदासीनीकरण हो गया। ये कैसी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये देखिए, इसमें बड़ा यौगिक टूटकर छोटा यौगिक बना रहा है, ये अपघटन अभिक्रिया। टोटल को पहचानने से बड़ा यौगिक टूट रहा है, देखिए दो में टूट रहा है, तो ये अपघटन अभिक्रिया, ये वियोजन इसको कहेंगे। इसमें देखिए क्या है, ये एक अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, लवण और जल बना रहा है, तो ये भी उदासीनीकरण एक तरह से अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, SO2 को विरंजित क्रिया SO2 के किस गुण को प्रदर्शित करता है, तो ये याद रख लीजिएगा आप लोग, अवकरण के गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे है H2S प्लस Cl2, 2HCl प्लस S कौन सा ऑक्सीकारक के रूप में प्रदर्शित करता है, तो यहाँ गौर से देखिएगा कि ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण में अंतर होता है। तो यहाँ जैसे है कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुट रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुट रहा है, तो ये एक तरह से हाइड्रोजन का जुटना अवकरण है, ठीक है, अवकरण अभिक्रिया है। लेकिन ये कहलाएगा क्या, क्लोरीन ऑक्सीकारक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, क्योंकि हमको लग रहा है कि क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है, ये ऑक्सीकरण हो गया, ये अभिक्रिया कैसा हो गया, ऑक्सी अवकरण हो गया, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है, इसको बोलेंगे अवकरण, अवकरण, इसमें जुट रहा है तो अवकरण हो गया। लेकिन क्लोरीन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्लोरीन में फिर से समझिएगा, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है, ये कैसा कहलाएगा, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो कारक है, ये क्लोरीन का ऑक्सीकारक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा हो, ठीक है, जिसका अवकरण हो रहा हो वो ऑक्सीकारक कहलाता है। यहाँ देखिए क्लोरीन का
अवकरण हो रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है तो क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, इसलिए ये कहलाएगा क्या, ऑक्सीकारक, याद रखिएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा क्लोरीन आपका जो होगा वो ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। निम्न में से किस गैस का उपयोग ताजा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में किया जाता है। हम बताए थे कि तेलीय चीज को जो ज्यादा समय तक सुरक्षित रखता है वो नाइट्रोजन रखता है, इसीलिए हम लोग जो है चिप्स के पैकेट में देखते हैं नाइट्रोजन गैस भरता है ताकि तेलीय चीज सुरक्षित रहे। टाटा निम्न में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें दो यौगिक जुट करके एक पदार्थ बना रहा है, ये कैसा हो जाएगा, संयोजन। जहां जुटने वाला क्वेश्चन हो जाए संयोजन। इसमें देखिए दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, AgCl के साथ जा रहा है NaNO3 Na, यही है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया पकड़ में आ गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम बोले थे दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान, ये इसका देखिए AgCl के पास चले गया NaNO3 के, यानी ये दोनों आयनों का क्या आदान प्रदान हो रहा है, यही हो जाएगा द्विविस्थापन। इसको अगर बोले ये देखिए एक नया यौगिक बना रहा है संयोजन हो गया। इसमें देखिए क्या रहा, जिंक हाइड्रोजन को यहाँ हटा रहा है, ये आपका हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, निम्न में कौन सा पदार्थ का उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट में किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का अनुपात होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का पूछ रहा है फिर ऑक्सीजन का, 2:1 होगा। होता क्या है, जब लास्ट में जल का वैद्युत अपघटन किया था 2H2O का, तो H2 प्लस O2 बनता है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 देते हैं, यानी हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन के आगे हमने पूछे तो 1 मोल, तो 2 अनुपात कितना होता है, 1। निम्न में कौन सी एक दहन अभिक्रिया है, तो दहन जो होता है देखिए यहाँ उबलता हुआ जल, इसमें कोई जलता नहीं है। दहन क्या बोले थे, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा और प्रकाश, तो उबलेगा तो वो उष्मा प्रकाश नहीं देगा। पेट्रोल मोम का पिघले तो उष्मा प्रकाश नहीं, लेकिन पेट्रोल जब जलेगा तो उष्मा और प्रकाश देगा, यानी ये दहन की क्रिया हो रही है। निम्न में से किसमें किण्वन की क्रिया होती है, तो ये हम बताए थे जब शोषण चैप्टर पढ़ा रहे थे, किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है ना। एथनॉल पाइरुवेट टूटकर एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इस क्रिया को कहते हैं किण्वन, बताए थे। मानव शरीर, यह क्रिया कहाँ होती है, ईस्ट में, ये बताए थे। मानव शरीर में कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है, तो बताए थे ये फेफड़ा होता है, जो फेफड़ा जो मनुष्य का फेफड़ा होता है वो इस जगह एक डायफ्राम होता है, ये ऊपर वाला कहलाता है आपका वक्ष गुहा। ठीक है, वक्ष गुहा, और नीचे वाला कहलाता है उदर गुहा। ठीक है, तो वक्ष गुहा और उदर गुहा को जो अलग करता है, ये कौन सी संरचना इस जगह रहता है, डायफ्राम, गुंबद के आकार का रहता है। पौधों के खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा। खाद्य पदार्थ पूछा तो जाइलम, यही जल पूछता तब हो जाता जाइलम, क्योंकि बोले थे जो से जल जो से जाइलम, लेकिन अगर खाद्य पदार्थों का परिवहन पूछ रहा है तो सॉरी गलती हो गया, यहाँ खाद्य पदार्थों का पूछ रहा है फ्लोएम के द्वारा। खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। बोलने में देखिए यहाँ लिखे भी है जल किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, लेकिन खाद्य पदार्थ है तो उसका आंसर होगा फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा, फ्लोएम। खाद्य पदार्थों का परिवहन बोले तो किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। जल का बोलता तो जाइलम, जो से जल जो से जाइलम, लेकिन खाद्य पदार्थों का फ्लोएम। ये बताए तो दो तरह के समान उत्तक होते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो बताए थे अवायवीय किसमें, कोशिका द्रव में। अवायवीय किसमें, कोशिका द्रव में। यही वायवीय होता तब माइटोकॉन्ड्रिया में होता, अगर वायवीय होता तो किसमें होता, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन अवायवीय बोल रहा है इसलिए कोशिका द्रव आंसर होगा। बताए थे ये कि जब बता रहे थे हम वायवीय वायवीय में, तो बोले थे कि अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव में, और वायवीय का कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आप लोग अवगत इस बात से होंगे। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, तो हम बताए थे कि सबके अलग अलग भाग में होता है, जैसे पत्तियों में रंध्र के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। ठीक है, उसके बाद तने में वात रंध्र के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं लेंटिसेल में, और जड़ में मूल रोम के द्वारा। तो याद रखिएगा तने में भी अलग होता है, पत्तियों में भी अलग होता है, जड़ों में भी अलग अलग होता है, प्रत्येक भाग में। इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक भाग में। निम्न में कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये बताइए कि हम बताए थे कि नासिका, छिद्र नासिका, बेस, ट्रेकिया, श्वास नली को कहते हैं इंग्लिश में ट्रेकिया, ये फेफड़ा, ये सभी मिलकर श्वसन अंग का निर्माण करते थे। ये है मनुष्य में, ये भी है, लेकिन गिल्स नहीं है। तो कह रहा है कौन भाग नहीं है, तो गिल्स तो मछली में पाया जाता है, तो गिल्स जो है वो मनुष्य का श्वसन अंग का हिस्सा नहीं है। आगे है, निम्न में किसके द्वारा टिड्डा और तलछटा में श्वसन होता है, तो हम बताते हैं श्वास नली यानी ट्रेकिया के माध्यम से। देखिए यहाँ इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो ट्रेकिया यहाँ देखिए लिखा है, श्वास नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेकिया। तो जितना भी कीट पतंग है उसमें ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन होता है। मानव शरीर के आहार नाल का लंबा भाग कौन है, छोटी आंत, 6 से
7 मीटर लंबा होता है, अकेले छोटी आंत। पाचन की क्रिया पूर्ण भी किसमें होती है? छोटी आंत में ही। ठीक है, छोटे बड़ी आंत का अगर हम बोलेगा 1.5 मीटर लगभग लंबा होता है। ठीक है, तो सबसे हम आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? छोटी आंत। पाचन की क्रिया भी अंत कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में। किस रूप में? पौधों में जो जमा होता है स्टार्च के रूप में, और परिवहन जो होता है वो सुक्रोज के रूप में। याद रखिए, अगर परिवहन पूछता पौधों में परिवहन, तो वो किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में पौधों में परिवहन होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है जमा, तो जमा अगर बोले तो स्टार्च के रूप में, परिवहन बोले तो सुक्रोज के रूप में। पौधे का बात किए। अगर मनुष्य का बोलता तो मनुष्य का याद रखिएगा, मनुष्य में अगर बात करें, मनुष्य में जो जमा होता है ना, देखिए ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, और जो परिवहन होता है, परिवहन जो होता है वो ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में, याद रखिएगा, ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में याद रखिएगा। क्या बोले? मनुष्य में जमा किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में, परिवहन ग्लूकोज के रूप में। पौधों में जमा किस रूप में? स्टार्च के रूप में, परिवहन सुक्रोज के रूप में। ठीक है, द्वार कोशिका की कौन सी दीवारें मोटी होती है? याद रखिएगा भीतरी दीवारें, है ना, द्वार कोशिका की भीतरी दीवारें जो होती है वो मोटी होती है। ठीक है, बोलता है निम्न में कौन सा स्वपोषी होता है? तो हरे पेड़ पौधे, है ना, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण है? तो ये तो एमबीबीआई क्वेश्चन है, बताए थे, मृतजीवी पोषण। सड़े गले चीजों पर गोबर छत्ता होता है, जिसको हम लोग छाता मशरूम कहते हैं। गोबर सब सड़ा रहता है उस पर हो जाता है, नरवा सब सड़ा रहता है उस पर हो जाता है। फिर मनुष्य में दांतों के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल। जो कड़ी परत चढ़ी रहती है दांतों पर, उसको कहते हैं इनामेल। और दांत का अधिकांश भाग किसका बना था? डेंटाइन का। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल जो चमकीला रहता है। लेटेक्स कहाँ होता है? तो आप देखे होंगे लेटेक्स किसको कहते हैं? जब कुछ पौधे के पत्तियां या तने को तोड़ते हैं तो दूधिया जैसा पदार्थ निकलता है, उसको हम लेटेक्स कहते हैं। तो पीपल में भी लेटेक्स होता है। कनेर में भी जब तोड़िएगा, कनेर का फूल कनेल जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें भी होता है। बरगद में भी तोड़िएगा तो उसमें भी होता है। इनमें से सभी, यही आंसर है, इनमें से सभी लेटेक्स होता है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग जानते हैं नेफ्रॉन। अगर कोशिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तंत्रिका तंत्र का बोला जाए, तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का बोलता तो न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र, है ना, का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? न्यूरॉन को। अगर वृक्क का बोला जाए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो आंसर होगा नेफ्रॉन। मूत्र का पीला रंग किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। क्या बोले थे? यूरोक्रोम। आपको हम सब टोटल रंग बता देते हैं कि किसका किसके कारण होता है, किसका किसके कारण होता है मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। अगर हम बात करें ब्लड यानी खून का जो होता है, खून का लाल रंग, लाल रंग जो होता है वो किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखिएगा, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। पत्ता का हरा रंग, पत्ता का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, याद रखिएगा, पत्ता का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। ये सब नोट्स में लिख लिया कीजिए। खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। जो हमारा स्टूल होता है यानी लेट्रिन जो होता है उसका पीला रंग, लेट्रिन का अगर पीलापन बोले तो जो पीला होता है वो बिलीरुबिन के कारण, बिलीरुबिन के कारण। एक पिगमेंट होता है जो लीवर उसको निकालता है, उसके कारण लेट्रिन का कैसा रंग होता है? पीला। वो किसके कारण? बिलीरुबिन। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, पत्ता का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। फिर आगे देखिए क्या है कि मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है तो हीमोडायलिसिस को क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। ठीक है, पौधे में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दुधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तुरंत बोले लेटेक्स। जो व्हाइट कलर का निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेटेक्स। जैसे कनेर सब का तोड़ते हैं, पीपल सब का तोड़ते हैं, उसको कहते हैं लेटेक्स। निम्न में कौन सा साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? तो बताइए, मूत्र में पानी तो होगा ही होगा। यूरिया तो हम लोग जानवे करते हैं, उत्सर्जित पदार्थ मनुष्य का क्या है? यूरिया है। ठीक है, यूरिया है। उसके बाद क्या बताइए? सोडियम क्लोराइड, नमक का भी मात्रा मूत्र में होता ही है, तो सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हम बताए थे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको हम लोग कहते हैं LIVR, लीवर, है ना, जिया भी देखिए इंग्लिश में यहाँ लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। ये कितना केजी का होता है? 1.5 kg का लगभग होता है। ठीक है, यही पित्त का स्राव भी करता है। ठीक है, निम्न में कौन सा वसा को वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है? तो ये आप लोग खोज करके हमको बताइएगा, बुक में, बायोलॉजी बुक में दिया हुआ है। 68 नंबर क्वेश्चन खोजिएगा। हम तो बताए हैं लेकिन आप लोग को एक होमवर्क में देते हैं, इसको खोज करके आइएगा। आगे देखिए, ग्रहणी किसका भाग है? तो ग्रहणी हम बताए थे, ग्रहणी जेजुना
जेजुनाम और इलियम, ये 3 भाग किसके है? छोटी आंत के। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जेजुनाम और इलियम। ग्रहणी, जेजुनाम और इलियम। तो ग्रहणी किसका भाग है? ये ऑब्वियसली छोटी आंत का भाग है। निम्न में से किस छिद्र द्वारा ग्रास नली ग्रसनी से जुड़ी होती है? तो यहाँ तो ग्रासिका तो नहीं होगा, मल द्वार तो होगा नहीं, तो कंठ द्वार। कंठ द्वार छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे इस कन्फर्म इसमें नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अनुसार से तो लग रहा है कंठ द्वार होगा, इसको देख लेना है। तो आपको होमवर्क में दिए एक 70 नंबर क्वेश्चन देखना है, एक 68 नंबर क्वेश्चन देख करके हमको कमेंट कीजिएगा, और ये वाला जो क्वेश्चन रहा इसको हम देख करके कंफर्म होकर के, क्वेश्चन जो बचा उसको हम कंफर्म होकर के बताएंगे। कौन सा वो क्वेश्चन था? क्वेश्चन हम एक छोड़े थे, उसको हम बता देंगे, ठीक है, किसी दिन बता देंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिए, ये 70 नंबर क्वेश्चन और 68 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग हमको कमेंट में बताइए। 68 भी बताए हैं और 70 भी हम बताए होंगे, बुक में जब बता रहे तो समय बताए होंगे। इसको कंफर्म होकर के आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अगर हम हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हम बार बार कहते हैं कि लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। इतना मेहनत आप लोग के पीछे करते हैं, आप लोग को भी वीडियो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना।